डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शहलाज वालिया है और मैं यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला हूँ। लगभग 18 साल पहले भारत से मैं यहाँ पर आया था और उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं क्या काम करता हूँ वो आपको सही तरह से समझा नहीं सकता, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता हूँ आखिर चोर कितने तरह के होते हैं। गलत मत सोचिए। आप सोच रहे होंगे मैं चोरों की जानकारी क्यों दे रहा हूँ, वो बाद में बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ आप किन्हें चोर समझते हैं, कैसे होते हैं। बनाइए आंखें बंद करके एक छवि, एक चोर जो चोरियाँ करता होगा। यकीनन आपने एक छवि बनाई होगी एक नशेड़ी की जो काफ़ी ज़्यादा नशे करता है और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, इसीलिए उसे चोरी करनी पड़ती है। गंदे से कपड़े पहने रखता होगा, वो यकीनन अपने चेहरे पर मास्क पहने रहता होगा या रुमाल से मुंह ढके हुए। आप एक ऐसे ही चोर की छवि बना रहे हैं ना, लेकिन ये होते हैं छोटे किस्म के चोर। इसके ऊपर आते हैं बड़ी चोरियां करने वाले, यानी ऐसे चोर जो पागल से होते हैं। उन्हें चोरियां करने का शौक होता है और वो इसके लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। उन्हें अमीर बनने का शौक होता है और वो शॉर्टकट अपनाते हैं, यानी किसी के घर में चोरी करना, किसी बड़ी जगह पर चोरी करना। लेकिन उनकी एक कमज़ोरी होती है, भले ही चोरी करना उन्हें पसंद होता है अमीर होने के लिए, लेकिन उनका दिमाग छोटा होता है। और उसके बाद आते हैं वो चोर जो कभी पकड़े नहीं जाते। सोच कर देखिए, आपके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा हो जिसके कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हों, उसने सोने चांदी की चीज़ें अपने गले में, अपनी कलाई पर पहनी हुई हों। आपको लगेगा ये तो बहुत अमीर है और आप उस पर बहुत ज़्यादा यकीन भी करेंगे। और उसकी जो बातें हों वो भी आपको लगे ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, शायद कोई लेखक होगा या कोई डॉक्टर होगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि वो चोरी कर सकता है। आप कह सकते हैं मैं उसी श्रेणी में आता हूँ। जी हाँ, मैं भी चोरियां करता हूं, लेकिन मैं कोई ऐसी चोरी नहीं करता जिससे किसी को नुकसान हो। मुझे एंटीक चीज़ें चोरी करना पसंद है। भले ही मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर हूं और मैं ऐसी चीज़ों को खरीद भी सकता हूं, लेकिन मुझे पसंद है चोरी करके उसे अपने उस बंगले के अंदर लेकर आना और उसे देखना। ऐसी चीज़ें जिन्हें बेचा नहीं जाता, भले ही इतिहास की धरोहर हैं वो, लेकिन उन्हें छिपा कर रखा जाता है म्यूजियम्स में सिर्फ दिखाने के लिए, जबकि उन्हें छूना, उन्हें महसूस करना हर एक इंसान का हक होता है। बड़ी बड़ी सरकारें बन जाती हैं जो हमें दबाव में रखती हैं, हमें बिल्कुल मजबूर गुलाम की तरह रहने को मजबूर कर देती हैं, लेकिन मैं गुलाम बनकर रहना कभी पसंद नहीं करता था। इसीलिए जगह जगह घूमना मुझे पसंद आता था, चाहे वो फ्रांस हो या भारत, पाकिस्तान हो या सऊदी अरब। वहाँ अलग अलग भेष बदल कर अपना चरित्र बिल्कुल अलग दर्शाकर पहुँच जाता हूँ, ऐसी चीज़ ढूंढने के लिए जो मुझे पसंद आए, जिसकी कीमत ना रखी गई हो। कहा जाता हो कि इसे कोई बेचना नहीं चाहता, बस उसे चुरा कर अपने घर लेकर आना, ये मेरा हर बार सपना होता है जिसे मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और इस बार एक बड़े म्यूज़ियम में मुझे लगा एक बार घूम कर आना चाहिए, जो कि लंदन शहर में ही था। अब यहाँ पर एक बड़ा म्यूज़ियम है जिसे माना जाता है पुरानी चीज़ों का म्यूज़ियम, लेकिन मैं मानता हूँ वो चोरों का म्यूज़ियम है। अलग अलग देशों में वो सभ्यता की चीज़ों को चुराकर इस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये तो चोर म्यूज़ियम है और ऐसे चोर म्यूज़ियम में चोरी करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो मैंने सोचा हुआ था यहाँ जाकर कोई ऐसी चीज़ चुरा कर लेकर आऊँगा जो मेरे काम की होगी। और इस बार मैंने अपना किरदार भी
अलग बनाया हुआ था। वैसे आपको बता दूं, मुझे 45 भाषाएं आती हैं। चोरी करने के लिए आपको अलग अलग देशों में जाना पड़ता है। आपको अपने बालों को रंगवाना भी पड़ता है, बिल्कुल उनके जैसा बनने के लिए। भाषा भी आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे उनको लगे ये तो यहीं का है। मैं अपना किरदार ऐसा ही बनाकर रखता हूँ। यहाँ पर भी इस म्यूजियम में मैंने किरदार बनाया हुआ था भारत के एक पुराने राजा के बेटे का। यानी मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, बस घूमने के लिए आया हूँ और इस म्यूजियम में मैं पहुँच गया। लगभग 12 बजे का समय था। यहाँ थोड़ी थोड़ी बर्फबारी हो रही थी। जैसे ही मैं म्यूजियम के अंदर गया, अंदर का माहौल काफ़ी अलग सा था। देखता गया मैं उन चीज़ों को, और मुझे कुछ चीज़ें बड़ी पहचानी पहचानी सी लग रही थी। भले ही ये यूनाइटेड किंगडम का एक बड़ा म्यूजियम था, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अलग अलग देशों की, और ऐसा नहीं लग रहा इन्हें खरीदा गया होगा। साफ था इन्हें चुराया गया था। भारत की देवी देवताओं की वो मूर्तियां देखकर मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये मूर्तियां भारत में होती, यकीनन किसी न किसी मंदिर में होती। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे रखी गई हैं जैसे एंटीक चीज़ है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। आखिर ऐसी चीज़ें जिसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, उन्हें इतनी आसानी से बेचा कैसे जा सकता है? यही चीज़ थी जो मुझे गुस्सा दिलाया करती थी। देखता गया मैं देखता गया, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ पर एक सुनहरी बालों वाली वो लड़की जो बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और फिर कहने लगी, तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं। मैं भी उसकी तरफ देखकर बातें करने लगा था। मुझे लग रहा था वो भी काफ़ी अमीर है और यहाँ पर इन चीज़ों को सिर्फ देखने के लिए आई होगी। लेकिन जैसे जैसे बातें चलती गई, वो जैसे मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछ रही थी जिसके जवाब बिल्कुल सही से मैं दे नहीं पा रहा था। उन जगहों पर वो घूमी हुई थी जहाँ पर मैं नहीं गया था, लेकिन मैंने किरदार बनाया था कि मैं वहाँ के राजा का बेटा हूँ। किसी ज़माने में हमारा ये शाही परिवार उस राज्य पर राज किया करता था। वो मुझे वो खास मूर्तियाँ दिखा रही थी जो वो खरीदना चाहती थी, और मुझे भी कह रही, तुम क्या खरीदना चाहोगे? मैंने कहा, मुझे यहाँ कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, कुछ ऐसा जो इतिहास के साथ जुड़ा हो लेकिन किसी ने देखा भी ना हो। उस लड़की ने मेरी आंखों में देखकर कहा, दिखने में तुम भले ही अमीर लग रहे हो, तुम्हारे जो शब्द है ना बीच बीच में टूट रहे हैं। ये भाषा खास तौर पर जो ब्रिटिश इंग्लिश का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, बनावटी सी लग रही है। क्या सच में तुम यहाँ कुछ खरीदने आए हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने उसकी आंखों में देखा, पूरी तरह कॉन्फिडेंस में कहा, अरे मजाक बंद करो, अब ये बताओ यहाँ पर कोई अच्छी चीज़ है या नहीं? फिर उसे भरोसा हुआ और वो मुझे कहने लगी, तुम्हें पता है इस म्यूज़ियम का एक बैक रूम भी है, पीछे बना हुआ वो कमरा जहाँ पर ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो किसी को दिखाई नहीं जाती, लेकिन मेरे पास एक्सेस कार्ड है। तुमने वो एक्सेस कार्ड नहीं बनाया, तुम्हें पता नहीं लगा होगा। मैं उसकी तरफ देख रहा और तब मुझे महसूस हुआ, सच में यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। शायद इस लड़की को थोड़ा पटाना होगा। उससे मैं बातें करता रहा और मेरा ध्यान उसके उस कार्ड की तरफ था। मैंने बार बार उसे कहा, क्या मुझे तुम वो कमरा दिखाओगी? एक बार, सिर्फ एक बार। और अंत में उसे मानना पड़ा। फ्लर्टिंग मैं बड़ी अच्छी करता था और वो भी किसी अच्छे हमसफ़र को ढूंढ रही थी, तो मेरी आंखों में उसने कुछ ऐसा देखा कि वो पिघल गई और मुझे उस कमरे के अंदर तक लेकर गई। सिक्योरिटी काफ़ी कड़क थी वहाँ पर। 4 सिक्योरिटी गार्ड बाहर थे, 2 अंदर थे, और वो दरवाजे को खोलने के बाद वो लाइट्स में रखी हुई वो चीज़ें आंखें चुंधियाने वाली थी। सच में वो कीमती चीज़ें थी। मुझे वो पहले देख लेनी चाहिए थी। और फिर उस लड़की ने कहा, सामने देखो, 3 पहिए देख पा रहे हो ना तुम खुशकिस्मत हो कि इस म्यूजियम में तीनों पहिए एक साथ आए हैं। आज का दिन बड़ा खास है। मैंने कहा, अच्छा तो इसमें खास क्या है? क्या इसकी जानकारी तुम दे सकती हो? उसने कहा, हाँ, तुम्हें पता है
तीनों पहिए इतिहास से जुड़े हुए हैं। इतिहास में अलग अलग राज्यों के पास एक एक पहिया हुआ करता था और कहते हैं जब उन्हें कोई खास काम करवाना होता था ना, किसी समय की देवी से, वो तीनों पहियों को एक साथ लेकर आते थे, एक के ऊपर एक रखते थे, उसके बाद इसे घुमाते थे। कहते हैं इससे समय यात्रा की जाती थी। मैं तो नहीं मानती, लेकिन एक कमाल की बात बताऊं तुम्हें, इन पहियों को 3 बार चुराया गया। मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा 3 बार चुराया गया, लेकिन फिर ये वापस कैसे आए? उसने कहा जो भी इसकी चोरी करता है ना, जैसे बड़ा शातिर होता है, वो इसे चुराता है। जब ये इकट्ठे होते हैं उसके बाद चोर को कभी पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन ये तीनों पहिए जैसे अलग अलग जगह पर मिलते हैं। वही राज्य जहां से इसे यहाँ लाया जाता है या अलग अलग म्यूजियम्स में लाया जाता है। आज का दिन खास है। सरकार बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आखिरी बार चोरी 25 साल पहले हुई थी, जब तीनों पहिए यहाँ पर लाए गए थे। उसके बाद चोर ने उन्हें चुराने की कोशिश की। चोर पकड़ा नहीं गया, लेकिन तीनों जो पहिए थे ना, उसके 3-4 दिन बाद वो अलग अलग जगह पर मिले। कुछ सड़कों पर, जैसे एक गार्डन में, और एक आदमी के घर की छत पर। उसने डरकर पुलिस को बुला लिया था। आखिर चोर इन्हें चुराकर ऐसे अलग अलग जगह पर क्यों रखता था, किसी को समझ में नहीं आई। क्या तुम सोच सकते हो? मैंने कहा नहीं, अंदाज़ा नहीं लग रहा, लेकिन एक बात का अंदाज़ा लग गया। सच में यह काफ़ी कीमती हैं। कीमत क्या रखी गई है इनकी? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, कीमत ही तो नहीं रखी गई, इन्हें बेचा नहीं जा सकता, सिर्फ दिखाने के लिए रखा जा सकता है। यही वो शब्द होते हैं जो मेरी आंखों में लालच भर देते हैं। वो कीमती चीज़ जिसे बेचा ही नहीं जाता, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि शायद कोई खरीद नहीं सकता, या बेचने वाले का मन नहीं होता। इसीलिए ऐसी चीज़ों को मैं हमेशा चुराने की कोशिश करता हूँ। मैं जब उन 3 पहियों को देख रहा था, सोच रहा था तीनों को चुराऊंगा, एक के ऊपर एक रखूंगा और अपने घर में। लेकिन अचानक मेरे कान में उस लड़की ने कहा, चुराने के बारे में सोच रहे हो ना? मैं एकदम से हक्का बक्का हड़बड़ाकर मैं उसकी तरफ देख रहा और मैंने कहा, चुराने के बारे में मैंने कब कहा? मैं तो देख रहा हूँ। आखिर कैसे इन्हें खरीदा जा सकता है? क्या कीमत लगाई जा सकती है? क्या मैं पूरे म्यूजियम को खरीद लूँ? क्योंकि मेरे पिता एक राजा हैं और हमें जो पसंद आता है हम खरीदते हैं, चाहे कीमत जो भी हो। वह लड़की हंसने लगी और फिर कहने लगी, अगर ऐसी चीज़ बेची नहीं जाती, मैं खुद जिसे खरीदना चाहती हूँ, कभी कभी मन करता है चुरा लूँ इसे। ये कह के वो पीछे की तरफ चलने लगी और मैं भी वो कमरे से बाहर आ गया। लेकिन ठान लिया था मैंने, देख लिया था हर तरफ कैमरे कहाँ कहाँ पर लगे हैं और यहाँ से 3 पहियों को चुराया कैसे जा सकता है। 25 साल पहले वो आखिरी चोरी हुई थी। उसके बाद चोरी की कोशिशें तो कई हुई, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। मुझे ये चोरी करनी थी और लगभग 10 दिनों तक मैं प्लान बनाता रहा। ब्लूप्रिंट्स निकाले मैंने, उस म्यूजियम के नीचे बनी हुई वो सुरंगों को भांपा, यहाँ तक पहुँचने के रास्ते बनाए और कैसे मैं सबको फंसा सकता था। अमीर था मैं, ऐसी हाईटेक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता था जिसका इस्तेमाल कोई नहीं करता था। लेकिन एक रिवॉल्वर हमेशा अपने पास रखता था। ऐसा ना हो कभी मैं पकड़ा जाऊं, बुरी तरह से फंसा हुआ हूं, तब मैं रिवॉल्वर का इस्तेमाल ज़रूर करूंगा। और गोलियां तो मैं भारी संख्या में अपने जूतों के बीच फंसा कर रखता था। 200 गोलियां, 200। इस तरह मैंने रात का वो चुनाव किया 11 बजे, जब सिक्योरिटी सबसे कम तर होती है, यानी कुल 6 सिक्योरिटी गार्ड, और इस समय लगभग 3 होते हैं क्योंकि बदलने का समय होता है, शिफ्ट चेंज का। यही समय सही होगा अंदर से उन 3 पहियों को चुराने के लिए। नीचे वाली सुरंग में मैंने 3 दिन पहले छेद किया था, जिससे म्यूजियम के अंदर लीकेज होने लगी थी। लीकेज के बाद वहाँ के कई सिक्योरिटी सिस्टम खराब हो चुके थे।
जबकि छत पर चढ़ने का इंतजाम मैंने कर लिया था। पीछे वाली उस बिल्डिंग से मैं पैराग्लाइडिंग के जरिए इस म्यूजियम की छत पर उतरूंगा, जिसके बाद ऊपर वाले कांच में छेद करके नीचे उतरूंगा। लेजर लगी हुई हैं हर तरफ, जिसे बंद करने के लिए बाहर वाला सिक्योरिटी सिस्टम मैंने पहले से हैक कर रखा था, किसी को पता तक नहीं चला। इस तरह बड़ी आसानी से मैं उस कमरे के अंदर था और अब बड़े आराम से देख रहा उन पहियों को। 3 सिक्योरिटी गार्ड थे जो बाहर थे और दरवाजे के नीचे से वो गैस जब मैंने छोड़ी वो तीनों बेहोश हुए। गिरने की आवाज़ आई। अब बाहर से कोई अंदर आने वाला नहीं था। कैमरे बंद थे, किसी को भी पता नहीं चलता और आराम से मैंने वो पत्थर के पहिए एक एक करके कांच के बक्से से निकालने शुरू कर दिए। मैं एक बड़ा बक्सा लेकर आया था क्योंकि हर एक पहिए का वजन लगभग 15 से 20 किलो था। अब अगर 15 से 20 किलो का वो एक पहिया तो 3 पहिए हो गए 60 किलो के। अब 60 किलो के इन पहियों को लेकर मुझे दोबारा छत पर पहुंचना है। ये काम सबसे मुश्किल होगा। बड़ा बक्सा लेकर आया था मैं। उस बक्से के अंदर मैं तीनों पहियों को रखूंगा, फिर एक लॉन्ग वायर के जरिए ऊपर की तरफ खींचने का इंतजाम किया था मैंने। ऊपर मोटर लगा रखी थी। एक प्रोफेशनल की तरह चोरी किया करता था मैं, लेकिन जैसे ही एक के ऊपर एक पहिए रखे मैंने, मन करने लगा था मेरा, क्या सच में इससे कोई समय यात्रा की देवी को पहचाना जाता था? उसकी कोई शक्ति आती थी? कैसे भविष्य देखा जा सकता था? इतिहास में ऐसी तकनीक जरूर हुआ करती थी जो कहते हैं देवी देवताओं ने दी हुई होती थी। हमारी आज की साइंस अभी तक वहां पहुंची नहीं है। वो तकनीक बिल्कुल अलग थी। मैंने पहियों को एक के ऊपर वैसे ही रखा जैसे उसमें बताया गया था। कई चिन्ह ऐसे थे जिसे मैं पहचानता था। बताया ना मैंने, 45 भाषाएं आती थी मुझे, और ये भारत की प्राचीन संस्कृत भाषा थी। ये तो अच्छे से पढ़ी हुई है मैंने। पहियों को घुमाकर जैसे ही सही जगह पर लेकर गया मैं, मुझे आसपास अंधेरा नजर आने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे उस कमरे में सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं। तब मुझे महसूस हुआ शायद मैं फंस गया। ऐसा तो नहीं मुझे पकड़ने की ये एक साजिश थी, और यहाँ लाइट्स बंद हैं, आवाज़ तो नहीं आ रही। क्या करूँ मैं? जल्दी से बक्से को बंद कर दूँ। मैंने उस पहिए को टेढ़ा मेढ़ा घुमाया और बक्से के अंदर जैसे ही डालने लगा, एक धमाके की आवाज़ आई थी उस पहिए के अंदर से। जैसे ही वो धमाके की आवाज़ आई, आंखें चुंधिया गई मेरी, सर घूमने लगा, बेहोशी सी छाने लगी। जैसे कुछ पल के लिए मैं बेहोश था, फिर जैसे ही उठा देखने लगा, कहाँ हूँ, भागूं, जल्दी से भागूं, क्योंकि यहाँ अगर मैं पकड़ा गया ना, मुसीबत हो जाएगी। हर चोरी में मैंने खुद को बचाया है। मेरा चेहरा तक कभी पकड़ में नहीं आया। कोई निशानी नहीं छोड़ी मैंने, कोई सबूत नहीं छोड़ा। ऐसा ना हो रंगे हाथों पकड़ा जाऊं मैं। मैंने इधर उधर झांका। वहां पर कई लोग थे जो जैसे ही चलकर दाएं बाएं जा रहे। पुरानी सी जगह लग रही थी। ऐसा लग रहा जैसे म्यूजियम के पीछे मैं पहुंच गया। सड़क तो कच्ची लग रही है, लेकिन यहाँ आसपास कोई कच्चा इलाका नहीं है। क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया और किसी जेल में तो नहीं डाला? मैंने आसमान की तरफ देखा। ऊपर बहुत ज़्यादा तारे निकले हुए, यानी मैं खुले आसमान में था। देखता गया इधर उधर, झांकता गया इधर उधर। क्या चल रहा है यहाँ? म्यूजियम से मैं यहाँ पर कैसे आ गया? क्या मुझे कोई उठाकर लेकर आया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उठकर मैं एक आदमी के पास गया जो कोने में बैठा हुआ गरीब सा लग रहा, भिखारी लग रहा था। मुझे लगा कोई उसे 10-20 पाउंड का एक नोट दूंगा, खुद ब खुद सब कुछ बकना शुरू कर देगा। ये कोई होमलेस होगा ना। मैंने 20 पाउंड का नोट उसकी तरफ किया और फिर मैं उससे पूछने लगा, ये कौन सी जगह है? म्यूजियम की तरफ जाने का रास्ता कौन सा है? और उसने अजीब से शब्द बोले जो मुझे लग रहा था यहाँ कोई बोलता ही नहीं होगा। संस्कृत का इस्तेमाल कर रहा वो। मुझे लगा मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं। मैंने इंग्लिश में ही जवाब दिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक ऐसा होमलेस है, संस्कृत बोलता है, भारत से आया हुआ है तो हिंदी आती होगी,
लेकिन हिंदी नहीं आती थी उसे। मैंने फिर संस्कृत में ही उससे बात करनी शुरू कर दी कि आप संस्कृत बोल रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती। वो कहने लगा, इंग्लिश? इंग्लिश? कौन सी भाषा इंग्लिश? समझ नहीं पा रहा। फिर मैंने उससे पूछा, वो छोड़ो, मुझे बताओ म्यूज़ियम कहाँ है? वो कहने लगा, कौन सा म्यूज़ियम? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बाहर से आए लगते हो। मैंने थोड़ा सा घबरा कर उसको कहना शुरू किया, हाँ हाँ, मैं वो राजा का बेटा हूँ। यहाँ पर मैं म्यूज़ियम के अंदर था, मैं बाहर कैसे आ गया कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो कहीं घूम रहा था, शायद वहाँ पहुँच गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम बताओ ये जगह कौन सी है? तुम बताओ, देखो 20 पाउंड तो ले लो। उसने 20 पाउंड के नोट को इधर उधर से देखा और फिर कहा, यह क्या कागज़ सा रंग बिरंगा, इसका मैं क्या करूँगा? मैंने कहा, नोट हैं, इससे कुछ खाने पीने की चीज़ें तुम ले सकते हो। मेरी तरफ फेंक कर वो कहने लगा, इससे क्या खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी? मोहरे हैं तो दे सकते हो, अगर सोने के छोटे या चांदी के छोटे सिक्के हैं तो तुम दे सकते हो। मैं सदा सदा तुम्हारा आभारी रहूँगा। मेरे पास सोने चांदी के कोई सिक्के नहीं थे, और मोहरे तो पुराने ज़माने में चलती थी, अब मोहरों का ये क्या करेगा? क्या कोई स्टैम्प पेपर की बात तो नहीं कर रहा, या किसी स्टैम्प की बात तो नहीं कर रहा? कुछ देर उससे बातें करने के बाद मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। फिर कुछ और लोगों से बातें की मैंने, लेकिन एक एक करके जैसे मैं कुछ लोगों से मिलता रहा, मुझे महसूस होता रहा सबको संस्कृत आती है, उसके सिवा और भाषा नहीं आती। कुछ बोल सकते थे, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने घेरा और पकड़ा। अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनी हुई, लोहे के जैसे बर्तन या कवच कहूँ, शरीर पर पहने हुए, और मुझे उठा कर ले गए। वो एक बड़े महल के समान था। बाहर का ये हिस्सा एक गांव के समान बना हुआ। राजमहल के अंदर शाही मोमबत्तियां लगाई गई थी, और सुबह तक मुझे एक छोटे से पिंजरे में कैद करके वहां पर बिठाया गया। जब दिन हुआ तब महसूस हुआ कितना बड़ा राजमहल है ये। शायद ये कोई जेल होगी, कुछ ऐसा होगा। लंदन में ऐसा कोई महल तो नहीं है, और सबने कॉस्ट्यूम क्यों पहनी हुई है? वहाँ भीड़ लग चुकी थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। कुछ ने अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन फिर भी कपड़े पहनने का ढंग अजीब सा था। ज़्यादातर सूती कपड़े, कुछ रेशमी कपड़े भी थे। वहाँ कई औरतें थी जिनके कपड़े पहनने का तरीका काफ़ी अलग सा था, जैसे लपेटे हुए थे वो कपड़े अपने शरीर के साथ। भले ही रंग बिरंगे थे, लेकिन बालों के बीच भी जैसे फूल लटकाए हुए, और यहाँ महक बहुत ज़्यादा थी। और फिर सामने बनी वो बड़ी सी कुर्सी के ऊपर एक मोटा सा आदमी आकर बैठा, जो गुस्से में मेरी तरफ देखे जा रहा था। आसपास और भी छोटी कुर्सियाँ जिस पर कई लोग बैठे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा रंगमंच यहाँ पर बनाया गया हो। काफ़ी महामंत्री जैसे कुछ लोग, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे साधारण लोग। चल क्या रहा है? मैंने बस वो समय के पहियों को जोड़ा। समय के पहिए? उस लड़की ने कहा था समय यात्रा। नहीं नहीं, पागल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं वैसे ही पागलों की तरह सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उसके बाद वहाँ एक सैनिक ने मुझे पिंजरे से निकाला। मेरी बाजू को एक रस्सी के साथ बांधा हुआ था। राजा के बहुत करीब लेकर गया। महामंत्री जो आगे खड़े थे वो कहने लगे, बताओ कहाँ से आए हो तुम? मैंने कहा, मैं भारत से आया हूँ, भारत से, मैं वीज़ा लगवा कर आया हूँ। मुस्कुराते हुए वो कहने लगे, बोलने का तरीका, तुम्हारे बात करने का तरीका, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ के नहीं हो। ये संस्कृत को तुमने सीखा है, तुम बिल्कुल सही तरीके से बोल नहीं रहे। कई लोगों से मेरी बहस हुई। वो बार बार पूछे जा रहे थे, किस राज्य से आए हो, किस राज्य से? मैंने कहा, राज्य से नहीं, देश से आया हूँ। और इस पर भी वो थोड़े से अचंभित थे। उन्होंने कहा, यहाँ अभी कोई देश नहीं है, पूर्ण सत्ता किसी भी एक राजा के पास नहीं है। राज्यों में विभाजित ये राज्य, जिस दिन हमारे राजा जीत लेंगे, एक छत्र राज करेंगे, तब तुम कह पाओगे ये हमारा देश है। लेकिन तुम देश की बात कर रहे हो, तो अभी राज्यों में कोई देश की अनुभूति देने वाला कोई स्थान नहीं है। यानी तुम कहीं और से आए हो। बताओ, तुम कहीं
कहीं दूसरे राज्य से तो नहीं आए? मीशान राज्य से आए हो या वुहांग, वो हिमालय पर्वत के पार? कहीं तुम रेगिस्तानी वखालत राज्य से तो नहीं आए? ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि जबान मेरी भी टेढ़ी हो पा रही और मैं हर बार नाम लेकर कहता, नहीं, मैं वहां से नहीं आया। वो राजा गुस्से में आ गया और उसने बड़ी सी तलवार निकाली और बिल्कुल मेरे करीब लेकर आया और मैं चीख कर कह रहा, मत मारो मत मारो। उसने तलवार को रोका और फिर कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो जिंदा रहोगे। अगले शब्द में अगर मुझे लगा तुमने कुछ झूठ बोला है तो नियमों के अनुसार मौत की सज़ा मैं दूंगा, तो तलवार भी मैं चलाऊंगा और मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हारा सर धड़ से अलग करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है तुम जासूस हो। यकीन दिलाओ सबको कि तुम जासूस नहीं हो। तब मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी और मैंने उस राजा से आग्रह किया, बस छोटी सी जानकारी मुझे दे दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ साफ साफ बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रहा कैसे जवाब दूं, कैसे आपको यकीन दिलाऊं। ये कौन सा वर्ष चल रहा है, बिल्कुल सच बताइए। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये वर्ष यानी कि दिनांक, मास, तृतीया, नक्षत्र, ऋषि, द्वितीय, पाषाण। अब तुम्हें जानकारी दे दी। अब बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस राज्य से, जासूस हो या नहीं? उसके द्वारा बताई गई तारीख मेरे सर के ऊपर से निकल गई। मैं तो सोच रहा था कोई 1000 साल पीछे गया हूँ, या कुछ दिनांक या दिन कुछ तो बताएगा ना, साल 2000, साल 1900, साल 1800। लेकिन जैसी उसकी बोली थी, जैसे उसके शब्द थे, मुझे लग रहा ये तो कोई 2-3 हजार साल से भी पहले वाली बात लगती है। कपड़े देखने लगा और तब मुझे लगने लगा ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा, पुराने ज़माने में आ गया। इसीलिए वो पहिए को घुमाने वाले मिलते नहीं, और वो पहिए भी अलग अलग जगह मिलते हैं। वो कैसे, वो नहीं पता, लेकिन मुझे खुद को बचाना है। मैं हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। कैसे आपको यकीन दिलाऊं? जो बातें मैं आपको कहूँगा आप उस पर पहले तो यकीन करें। मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा, मैं किसी और राज्य से नहीं हूँ, मैं किसी और समय से हूँ। ये बात सुनते ही चारों तरफ जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। ज़्यादातर आवाज़ें थी, इसकी बात मत सुनो, इसकी गर्दन काटो, ये हमें पागल बनाना चाहता है। वो राजा भी काफ़ी गुस्से में था और मैंने हाथ जोड़कर कहा, आपको यकीन कैसे दिलाऊं? उसने कहा, यकीन दिलाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी हैरान हो जाएं। अगर सच में तुम हमारे समय से नहीं हो तो कहीं पीछे वाले समय से हो, कुछ ऐसा दिखाओ जिस पर हम यकीन करें। मैंने कहा, मैं पीछे वाले समय से नहीं, बहुत आगे वाले समय से हूँ, और आपको बता भी नहीं सकता कितनी आगे से, क्योंकि वहाँ साल चलते हैं 2000 और मैं 2024 से आया हूँ। अब यहाँ तो नक्षत्र वगैरह आप बताने लगे। उसकी तलवार मेरे गर्दन के बहुत करीब थी। जल्दी से मैंने वो रिवॉल्वर निकाली और कहा, ये देखिए, यकीन दिला सकता हूँ, सिर्फ ये चीज़ है मेरे पास। और राजा उसे देखकर हंसने लगा। सभी हंसने लगे। मैंने कहा, यह सबसे घातक हथियार है जो किसी भी इंसान के हाथ में समा सकता है। उस समय में बाकी हथियार बहुत बड़े बड़े हैं, उड़ने वाले जहाज, मिसाइल, और आपको क्या क्या बताऊं। महामंत्री कह रहे थे, ये कोई काला जादू करने वाला है, देखिए ये काले रंग की कोई चीज़ है इसके हाथ में। कह रहा है ये घातक हथियार है, दिखने में नहीं लगता ये कोई जादू की चीज़ लगती है, ये जादू कर देगा आपको। राजा कुछ कदम पीछे गया और कहने लगा, बस एक गलती और तुम्हारा सर धड़ से अलग। मैंने कहा, ये एक रिवॉल्वर है, मुझे बताइए मैं किस पर निशाना लगाऊं? आपकी जो सबसे मजबूत ढाल है ना, उस पर निशाना लगाऊंगा और उसे भेद कर दिखाऊंगा। सब हंस रहे थे, सब कह रहे, कोई भी ऐसा तीर नहीं बना जो ढाल को भेद सके। हमारी ढाल आसपास के जितने राज्य हैं ना, या कहें धरती के जितने राज्य हैं, कोई ऐसा तीर नहीं बना जो हमारी ढाल को भेद पाए। एक सैनिक वो ढाल को लेकर खड़ा, और राजा ने कहा, कोशिश करो, क्या इसे छोड़कर मारोगे? ये तेज धार तो नजर नहीं आता,
हिस्से छेद कैसे होगा? मैंने कहा, वो सैनिक को पीछे कर लीजिए, इससे निकलने वाली वो गोली उस ढाल को भेद कर उसे मार डालेगी। सब हंस रहे थे। किसी को मुझ पर यकीन नहीं था, लेकिन सच में मैं उस सैनिक को मारना नहीं चाहता था। राजा पागल है, यकीन दिला दूंगा मैं भविष्य से आया हूं, लेकिन सैनिक को मैंने मारा, उसकी सजा देने के लिए मेरा गला ना काट दे। मैंने हाथ जोड़े राजा के सामने, बस इस ढाल को कहीं रख दीजिए, ऐसे सैनिक पीछे नहीं होना चाहिए, कोई दीवार हो, मैं आपको यकीन दिला दूंगा। राजा ने आदेश दिया और ढाल को दीवार के साथ सटाकर रखा गया। सब हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कह रहे हों कि मरने से पहले पागलों जैसी कोशिश कर रहा है, एक काले से जादू वाली चीज को छोड़कर मारकर छेद कैसे करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ढाल पर एक गोली चलाई, गोली की वो आवाज गूंज पड़ी थी उस राजमहल में और सबने कानों पर हाथ रखा। वो राजा खुद डर गया और सामने पड़ी वो ढाल जिसमें छेद हो चुका था, और ढाल को हटाने में जब उन्होंने देखा कि दीवार में भी छेद था, राजा की आंखें फटी की फटी, सैनिकों की आंखें खुली की खुली, और जितने भी महामंत्री और मंत्री थे चुप थे, अपने मुंह पर उंगली रखे हुए। राजा ने वो तलवार को नीचे फेंका, ताली बजाकर कहने लगा, अद्भुत अद्भुत, ये छोटी सी चीज, और इसमें से वो क्या चीज निकली जिसने भेद दिया उस ढाल को। कमाल है, ऐसी छोटी चीज में इतनी शक्ति समा सकती है। हमें वो तीर बनाने में बहुत समय लगता है, और जैसे भारी कंधे चाहिए वो बाण को दूर छोड़ने के लिए, धनुष के वो हिस्से को खींचने के लिए। तुम इस छोटी सी चीज से वो कैसे कर पाए? मैंने राजा को कहा, बस आपको यकीन दिलाना चाहता था, और इसमें से सिर्फ एक ही गोली नहीं निकलती, रिवॉल्वर है ना, 5 और गोलियां हैं। और राजा हक्का बक्का होकर मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अब झूठ मत बोलो, तुमने वार कर लिया, जो भी तुमने इसमें बनाया होगा तुमने उसकी पूर्ण शक्ति दिखा दी, अब तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने राजा को कहा, अभी देखिए, 5 गोलियां और चलाई, ढाल के तो छोटे छोटे हिस्से हो गए थे। वो गोलियों का जैसे तेज सहन नहीं कर पा रही थी वो ढाल, और हिस्सों में टूट गई। और राजा हक्का बक्का होकर जैसे कुछ मंत्रियों की तरफ देख रहा, और फिर उसने कहा, यह ढाल को तुम कह रहे थे अगर कोई देव भी आ जाए धरती पर तो नहीं तोड़ सकता, इसने ये छोटी सी काली चीज से इसके तो हिस्से करके रख दिए, सिर्फ भेदा ही नहीं। ऐसा करो सैनिकों, इस मंत्री को लेकर जाओ, काल कोठरी में डालो, कुछ दिन काल कोठरी में ये मंत्री रहेंगे, तब इन्हें समझ में आएगा। बहुत कुछ है जो इनकी सोच से आगे है, और कभी भी जो देवी देवताओं के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा था अगर गलती कभी भविष्य में हुई तो सजा मिलेगी, ले जाओ इसे। और उसके बाद वो राजा मेरी तरफ देख कर कहने लगे, ऐसी चीज़ों को तुम बना सकते हो? अगर ऐसी चीज़ें हमारे सैनिकों के पास हों तो हमारे विरोधी कभी जीत ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते। और सच में क्या तुम भविष्य से आए हो? अगर भविष्य से आए हो, जैसा कि लग रहा है, ये तकनीक मैंने कभी नहीं देखी, तो तुम और भी बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। हमारा यह साम्राज्य बहुत खतरे में है, एक युद्ध जो बड़े भयानक तरीके से चल रहा है, और शायद भविष्य में हमारी हार हो जाए, क्योंकि कई सल्तनतें, कई राज्य हमें घेरे हुए हैं, हम पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर तुम हमारा साथ दो, हम ऐसे यंत्र बनाएंगे, ऐसे हथियार बनाएंगे जो भविष्य के हों, शायद हम जीत पाएं। तुम्हें हमारा साथ देना होगा, और बदले में तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मिलेगी, और बाकी जो भी चीज़ चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा। तुम्हें एक कमरा दिया जाएगा, और कल दोबारा राजपाट में तुम्हें पहुंचना है, और तब तक मैं तुम्हें सोचकर बताता हूं तुम्हें आगे क्या क्या करना है। मुझसे पूछा तक नहीं गया, और मुझे एक कमरे में भेज दिया गया। उस कमरे में शराब की बहुत सारी जैसे कांच की बोतलें पड़ी हुई, खाने की कुछ चीज़ें, लेकिन वो सड़ी हुई खाने की चीज़ें थीं, बहुत सारे फल। इन फलों को मैंने कभी देखा तक नहीं था। एक अजीब से नारंगी रंग के फल को जब मैंने उठाया, मेरे साथ खड़ा वो सैनिक कहने लगा, ये सेब है। मैं हक्का बक्का, नारंगी सेब कब से आने लगे? और पास में पड़े वो मोटे पीले कद्दू को जब मैंने उठाया और कहा,
ये फल नहीं है। उसने कहा, ये केला है, ये बहुत अच्छा केला है और यहाँ हमारे इस राज्य में इससे अच्छे केले कहीं नहीं मिलते जो तुम्हारे कमरे में है। मैंने कहा, केला? ये कद्दू जैसा केला कब से आने लगा? लंबे होते हैं ना केले तो। उसने कहा, लंबे केले तुमने कहाँ से देख लिए? तब वहाँ बैठकर मैंने उस कद्दू को काटा और कद्दू को काटने के बाद पता चला सच में वो केला ही था। मैं हक्का बक्का और फिर समझ में आया, समय के साथ इंसानों ने कई फलों को खाने लायक बनाया, उन्हें बदलने की कोशिश की और हमें जो चीज़ें खाने को मिलती हैं ना वो सब हाइब्रिड हैं। यहाँ सब पुराने ज़माने का है, बिल्कुल हाइब्रिड नहीं, यानी ऐसे आकार पहले हुआ करते थे। हर एक चीज़ में देखता गया। कुछ किताबें थीं, वहाँ कई मोमबत्तियाँ लगी हुई, लेकिन वो जो गद्दा था ना उसके नीचे घास लगाई गई थी, नरम थी लेकिन आवाज़ करती थी। रात भर सोने में परेशानी हुई मुझे, जबकि पूरा दिन मैंने इसी कमरे में गुजारा था। और अगली सुबह दोबारा राज्यसभा लगी और मुझे मंत्रियों वाली जगह पर बिठाया गया और राजा मुझसे पूछ रहे, अब तुम बताओ हमारी जो सेना है उसे ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है। अब मैं क्या कहता राजा को, मैं तो एक चोर था, चोरियां किया करता था, भले ही अमीर था लेकिन ये हथियार बनाने मुझे नहीं आते। लेकिन राजा ने कहा था, मदद करो, साबित करो, वरना यहाँ पर मौत की सज़ा मिलती है धोखे के लिए। क्या करता मैं? सोचने लगा, बंदूक बनानी तो मुझे आती नहीं है और यहाँ पर बारूद मिलेगा नहीं जिसके आगे गोली लगाई जा सके, तो क्या करूँ? मैं सोचने लगा, बहुत ज़्यादा सोचा और फिर मैं जानकारी देता गया। वहाँ पर सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी। सैनिक तलवारों से लड़ रहे, भालों से लड़ रहे, बहुत सारे कवच बनाए गए थे जिन्हें मैं देखता गया। राजा का मुख्य सैन्य सलाहकार था मैं, यानी ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए मुझसे सलाह ली जा रही थी और सबसे आधुनिक हथियार मुझे दिखाए गए। तेज धार तलवारें, जहर वाली वो बोतलें, आग लगाने के लिए मोटी मोटी कांच की बोतलें। वहाँ पर कई तीर थे जिसके आगे कुछ जैसे घास लगाई गई थी। मैंने पूछा, घास क्यों लगाई गई है? उन्होंने कहा, ये जहरीली घास है, जिसके शरीर में जाएगी वो तड़प तड़प कर मरेगा। मैं सोच रहा, ये तो सब कुछ पुराने ज़माने का है, मुझे सब कुछ बदलना होगा। और ये पहला दिन था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि यहाँ से मुझे बचना है। सवाल ये था, मुझे वापस अपने समय में जाना है और समय के पहिए मुझे ढूंढने हैं। उसके लिए मुझे राजा का भरोसा जीतना होगा। राजा को ऐसा लगे कि जो मैं कहूँ वो उसे मानना है, तब वो काम करेगा। और ये कोशिश की मैंने, लेकिन महामंत्री नहीं चाहते थे मैं कोई गलती करूं। समय के उस पहिए का नाम कुछ अलग था इस ज़माने में, लेकिन वो मौजूद थे या नहीं ये मुझे नहीं पता। जानना चाहता था मैं, ढूंढना चाहता था वापस घर जाने के लिए क्या करना होगा, और मैं ढूंढ नहीं पा रहा। 1 महीने तक वहाँ मैंने ऐसे तीर बनवाए जिसके आगे जलने वाला बारूद, जिसे मैं आसानी से बना सकता था। वहाँ ऐसे पत्थर थे जिन्हें आग लगती थी, उनका बुरादा बनाकर एक कपड़े में लपेटकर वो तीरों के आगे लगाने पर जहाँ पर भी तीर टकराते धमाका होता। राजा बड़ा खुश, इससे तो बहुत काम बन सकता है। मैंने सिखाया तोप कैसे बनाई जाती है। लोहे की बड़ी पाइप बनाई जाए, बारूद उसमें भरा जाए, जो पत्थरों को पीस कर सबको बनाना आ गया था। बड़े बड़े गोले कैसे फेंके जाते हैं वो सीखते गए और मेरी तारीफ होती गई। मंत्री से 1 महीने में मैं महामंत्री बन गया था। लेकिन एक राज्य जो हमला करना चाहता था, सिर्फ एक दीवार थी बीच में और वो दीवार तोड़ना चाहते थे। मुझे खबर मिली दीवार के कुछ हिस्से टूट चुके हैं और अब युद्ध बिल्कुल हमारे करीब है। युद्ध होगा और जल्दी से जल्दी ज़्यादा हथियार बनाए जाएं। राजा ने आदेश दिया कि मैं ज़्यादा हथियार बनाऊं और भी भयानक बनाऊं, कुछ नया जिससे आसानी से हम जीत पाएं। हमारी सेना कम थी, उनकी सेना ज़्यादा। और राजा ने कहा, अब हम कैसे जीतेंगे? फिर राजा को मैंने कहा,
आप लड़कियों को युद्ध क्यों नहीं करने देते? राजा गुस्से में, लड़कियों का काम घर में होता है, लड़कियां युद्ध नहीं करती। मैंने कहा, भविष्य में लड़कियां भी युद्ध करती हैं, उन्हें सिखाया जा सकता है, और अगर लड़कियां भी आपकी सेना में शामिल हो जाएं, आपकी सेना दुगनी हो जाएगी और फिर हम उन पर हावी हो सकते हैं। राजा ने कहा, लड़कियां कमजोर होती हैं, उन्हें युद्ध में भेजेंगे तो एक सैनिक जो विरोधी सेना का है 5-5 लड़कियों को मारेगा और 10 लड़कियां मिलकर भी ऐसे कवचधारी योद्धा को मार नहीं पाएंगी। बताओ, इसमें हमारा क्या फायदा? ये बात राजा की सही थी। फिर मैंने राजा को कहा, अगर हम औरतों की, लड़कियों की ऐसी सेना बनाएं जो सीधे तौर पर विरोधियों से ना लड़ें बल्कि पीछे रहकर लड़ें, मैं ऐसे तीर बनाऊंगा जो ना सिर्फ धमाका करेंगे बल्कि उन्हें फंसाने के काम में आएंगे। ऐसी छोटी तोप बनाई जाएंगी जो गोले को छोड़ेंगी और खास तौर पर निशाना लगाकर वो पीछे रहकर भी जैसे हमारी सेना को सहायता दे सकती हैं। राजा मेरी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसमें हमारा फायदा भी था। सेना दुगने के समान थी और लड़कियों का कमाल उस युद्ध में बहुत ज़्यादा हुआ था। वो लड़कियां पीछे रहकर आगे मर्दों की सेना से भी ज़्यादा हाहाकार मचा रही थी। ऐसे तीर जो ना सिर्फ धमाका करते थे बल्कि ऐसी गैस वो बारूद से निकलती जो भारी सेना को बेहोश कर देती, और फिर आगे जो मर्दों की सेना होती वो काट डालती सबको। युद्ध बड़ी जल्दी खत्म हो गया। बड़ी सेना को छोटी सेना ने हराया तो बाकी साम्राज्य में दहशत फैल गई कि काले जादू का इस्तेमाल हो रहा है, और राजा भी बहुत खुश। ऐसे हम बाकी राज्यों पर अब हमला भी कर सकते हैं। उसके बाद राजा की बेटी को मैं खुद सिखा रहा था कैसे लड़ना है, कैसे नए हथियारों का इस्तेमाल करना है। बाकी सभी सैनिकों को तलवारें और तीर चलाने का प्रशिक्षण मिल रहा था, लेकिन राजा की बेटी और कई और महिलाओं को मैं सिखा रहा था कैसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे जाल बिछाए जा सकते हैं, कैसे तोप का आकार छोटे से छोटा किया जा सकता है, कैसे ऐसी आतिशबाजियां बनाई जा सकती हैं जो दूर जाकर फटें और उससे दुश्मनों को मारा जा सकता है। लगभग 6 महीने तक राजा की बेटी को मैं खास तौर पर सिखा रहा और राजा की बेटी मुझे पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं किसी ऐसी लड़की को पसंद नहीं कर सकता था जो मेरे समय की हो ही ना, इसीलिए मैं उससे दूर रहना चाहता था। और ये बात का पता जब राजा को लगा, मुझे लगा था वो मुझे मार डालेगा, लेकिन वो दबाव बनाने लगा कि मैं उसकी बेटी से शादी करूं। वो चाहता था अगला राजा मैं बनूं ताकि इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन मुझे समय से बाहर निकलना था, तो मेरी शर्त एक ही थी, वो समय के पहियों को ढूंढा जाए। और मुझे राजा ने तब बताया था उनके खजाने में एक पहिया है और बाकी के 2 पहिए अलग अलग राज्यों में। वो कहानी के समान था। उसके बाद मैंने प्रशिक्षण देना शुरू किया, नए तरीके सिखाने शुरू किए, और उन तरीकों से हम ऐसी गैस बना सकते थे जो भारी सेना को बेहोश कर सके। बिना लड़े हम बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा पाते और वो इसे काला जादू समझते। कई ऐसे राज्य थे जो खुद हार मान गए और उनमें से समय के पहिए 2 राज्यों से लिए गए। मैं उस खास कमरे में था, एक पहिए के ऊपर एक पहिया और एक पहिया बिल्कुल पास में रखा हुआ, जिसे मैं उसके ऊपर रखता शायद मैं उसे घुमा सकता था। समझने लगा था वो भाषा को, संस्कृत के वो शब्द कैसे सदियां आगे निकाली जा सकती हैं या पीछे। समय के पहिए एक समय चक्र के समान थे जिससे समय यात्रा की जा सकती थी। और राजा की बेटी को तब मैंने बताया था मैं अपने समय में वापस जाने के लिए इन पहियों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जो मुझे पसंद करती थी, जानता था वो मुझे रोकने की कोशिश करेगी, इसीलिए मैं उसके साथ वहाँ अकेला था। उसे शादी का वादा यहाँ खाली में करूँगा ये कहकर लेकर आया था। वो अकेली होगी तो मुझे रोक नहीं पाएगी और आसानी से मैं यहाँ से निकल सकता हूँ
हो सकता है बिल्कुल वैसे ही ये समय चक्र काम करे। मैंने वो आखिरी पहिए को रखने से पहले कहा था, देखो मैं समय का नहीं हूं। भले ही तुम मुझे पसंद करो, दबाव के साथ मुझसे शादी करना चाहो, लेकिन मैं समय से बाहर निकलना चाहता हूं। हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा, दोबारा वापस नहीं आऊंगा। जो जानकारी दी है उस जानकारी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। हो सकता है ये राज्य सबसे बड़ा बने और राजा सबसे महान बने, इतिहास के पन्नों में उनका नाम हो, लेकिन मैं चाहूँगा मेरा नाम कहीं ना हो। बिल्कुल अनजानों की तरह इतिहास बदलकर मैं भविष्य में बदलाव बिल्कुल नहीं लाना चाहता। वो रो रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। वो कहने लगी, तुम जा सकते हो। अगर हमारी नियति में एक होना हुआ तो हम एक होंगे। मैंने पहिया घुमाया और मैं वापस उसी जगह पर आ गया था। उसी जगह, वो रात की शुरुआत है। मेरा वो घर जो मैंने किराए पर लिया था, सारे ब्लूप्रिंट्स मेरे सामने पड़े थे और मैं हक्का बक्का और हैरान। मैं उस समय में आया था जिस रात अभी मैं चोरी करने के लिए जाने वाला था। काम आसान हुआ, मैंने वो चोरी की ही नहीं। लेकिन मैं मायूस रहा राजा की उस बेटी के लिए, जो कि सदियों पहले शायद मेरा इंतज़ार करते करते मर गई होगी। उसके बाद मैं ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा, आखिर इतिहास के पन्नों में वो कहानियां क्या कहती हैं, क्या हुआ था उस राज्य के साथ। मैंने उस दिन इंटरनेट पर या लाइब्रेरी में ढूंढने की कोशिश की। इतिहास के पन्नों में उस साम्राज्य की जानकारी नहीं मिली। बहुत ज़्यादा पहले के ज़माने में चला गया था मैं। तब शायद किताबों में जो कहानियां लिखी गई होंगी अब तक संरक्षित करके नहीं रखी गई। इतिहास में धूल की तरह वो साम्राज्य और मेरी जानकारी गायब हो गई। ये इस बात का सबूत है मेरे लिए कि चाहे तकनीक जितनी भी उन्नत हो, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ भुला दिया जाता है। गम है मुझे, सच में वो लड़की थी बड़ी अच्छी, राजा की बेटी थी, लेकिन एक सम्मान था उसकी आंखों में मेरे लिए, शायद एक प्यार भी था। भले ही कुछ पसंद मैंने भी किया उसे, लेकिन मैं जानता था मैं उस समय का नहीं हूं। मैं कभी उस समय में खुश नहीं रह सकता। मुस्कुराया मैं, और अगले दिन उसी म्यूजियम में जब मैं गया, वहां अफरा तफरी मची हुई थी। फिर से तीनों पहिए गायब थे। रात को किसने चुराए, कहाँ गए? मैं पहले हैरान कि मैंने चोरी की ही नहीं, तो वो सब गायब कैसे हो गए? एक कोने में खड़ा मैं कुछ घबराया हुआ सोच रहा था। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे शायद मैं सुलझा ना पाऊं। वो लड़की जो मुझे पहले मिली थी, जिसने ये समय के पहिए दिखाए, मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और फिर मेरी आंखों में देखकर कहने लगी थी, कहीं तुम वो चोर तो नहीं जिसने पहिए चुराए? क्योंकि मैंने तुम्हें वो पहिए दिखाए थे। तुमने तो नहीं चुराए ना? घबरा गया मैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराए हैं, मुझे नहीं पता। देखो, तुम इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, तुम्हें तो पता है ना मैं भारत से आया हूँ। और मेरी बात को काटते हुए उसने कहा, हाँ हाँ, तुम तो राजा के बेटे हो ना, भारत में एक बड़े इलाके में बहुत अमीर हो, तुम्हारा राजशाही परिवार है, बड़ी कमाल की बातें करते हो तुम। फिर मैं उसके साथ म्यूजियम से बाहर आया। हर किसी का यही सवाल था, पहिए कहाँ गए? और जैसे हर जगह पूछा जा रहा, और 3 अलग अलग जगह पर वो पहिए अगले दिन मुझे पता लगा पाए गए, बिल्कुल उसी जगह जैसे वहां से गायब हुए और फिर से किसी चोर ने वहीं पर रखे। सब हैरान। लेकिन उस दिन वो लड़की के साथ मैं एक रेस्टोरेंट में गया था और वो मुझसे बातें कर रही, जानना चाहती थी आखिर मैं करता क्या हूं। मैं जितना भी छिपाने की कोशिश करता रहा, उससे कुछ जैसे छिप नहीं पाया। फिर उसने साफ साफ कहा, जानती हूं मैं, तुम रात को उस म्यूजियम के अंदर गए थे ना, पहियों को तुमने घुमाया और तुम पुराने ज़माने में गए, एक ऐसी दुनिया में जिसके बारे में आज किसी को याद तक नहीं है। एक राजा
बिल्कुल तुमने ऐसा ही देखा ना, लेकिन तुम वापस उस समय में आए, उस रात जब तुमने चोरी की ही नहीं। तुम सोच रहे होगे वो पहिए कहाँ चले गए। यह सवाल तुम्हारे मन में है ना। मेरी जबान सूख गई। जब आपकी आंखों के सामने कोई सच बोले तो आप कैसे उसे नकार सकते हैं। मेरी जबान कांपी, मुझे लगा मैं पकड़ा जाऊंगा। चोरी पहले भी की मैंने, कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन शायद इसके पास कोई सबूत है। लेकिन इसे कैसे पता? मैं पुराने जमाने में गया था। फिर उस लड़की ने जो जो बताया वो मेरे सिवा किसी को पता हो ही नहीं सकता। असंभव, असंभव। अगर उस म्यूजियम में कैमरे भी लगे होंगे, मान लो जो नहीं हुआ वो भी कैद हो गया, लेकिन इतिहास की वो बातें इस लड़की को कैसे पता? और फिर उस लड़की ने जैसे बालों को लहराते हुए कहा, पहचानने की कोशिश करो तो तुम्हें मैं बताती हूं अपने बारे में। जब मैं 13 साल की हुई थी ना, बड़े अजीब से सपने आया करते थे मुझे, हमेशा पुराने जमाने के एक साम्राज्य के। जैसे उन सपनों में मैं राजा की बेटी हुआ करती थी। सोचा करती थी ऐसे भयानक सपने मुझे क्यों आते हैं। वो साम्राज्य में कई राजाओं को जैसे हराया, कई राज्यों को हमने जीता। हर बार सपना अलग सा आता, जैसे एक अलग जिंदगी मैं जी रही थी। जब मैं 18 साल की हुई तब मुझे पता लगा ये सिर्फ एक सपना नहीं है जो रात को आता है। मेरे पुनर्जन्म की वो सच्ची कहानी जो आंखों के सामने घूमती है। मुझे याद है पिछले जन्म में मैंने क्या क्या किया, और एक चेहरा जो बार बार मेरी आंखों के सामने आता वो तुम्हारा होता। ये सच है, ये समय में हुई घटना पूरी तरह से सच है। और वो बात, वो शब्द सपने में मैंने याद कर लिए। जब तुमने ये तारीख और साल बताया, और बताया कि तुम तो उस म्यूजियम में थे, सपने में तुमने ऐसा कहा क्योंकि इतिहास में जब मैं राजा की बेटी थी तुमने ये शब्द मुझे कहे थे। तब तो समझ में नहीं आए, लेकिन जब पुनर्जन्म की वो कहानी याद आई, यह शब्द मैंने याद कर लिए। और उस खास दिन उस म्यूजियम में मैं यही जानने के लिए आई थी, क्या वो सपने हैं या सच है, क्या ऐसा हो सकता है। और मेरी आंखों के सामने एक ऐसा शख्स था जिसे मैं जानती थी, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। मैं राजा की बेटी, तुम्हें पता है, तुम्हारा इंतज़ार हमेशा करती रही थी। मैं अकेली रही। मेरे पिता की मौत के बाद मैं वो रानी बनी जिसका कोई पति नहीं था। अकेली रही मैं, और हर एक किताब, हर एक इतिहास का पन्ना मैंने ख़त्म किया ताकि भविष्य में कोई बदलाव ना हो। सोचा था कभी भविष्य में मुलाकात होगी, मेरी ये ख्वाहिश शायद पूरी होगी। अगर सच में समय चक्र चलता है तो समय कुछ ऐसे भी मोड़ पर लेकर आएगा। नहीं जानती थी ये बिल्कुल सच हो जाएगा। उस लड़की की आंखों में मैंने देखा वो राजा की बेटी को, वो बातें, वो शब्द, वो संस्कृत के मधुर वाक्य, ये वही थी। उसका जन्म हुआ था जैसे मेरे ही समय में, और जो प्रेम कहानी जैसे अधूरी सी रह गई वो अब शायद पूरी हो सकती थी। मुझे भी एक दोस्त की तलाश थी, और वो मुझे हजारों सालों से प्यार कर रही थी। मैं नहीं जानता मेरी इस कहानी पर कोई यकीन करेगा या नहीं, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई यकीन करे भी, क्योंकि ये तो मेरी वो कहानी है जो किसी को भयानक लगती है तो किसी को अफसाना लगती है, लेकिन मेरी जिंदगानी है ये।